So, hello Hazik, once again a very good morning to you. Welcome to our social science class. आज हम लोग अपने इस वीडियो में पढ़ेंगे द ब्रिटिश राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। सोशल साइंस का ये चैप्टर है। इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो अंग्रेज थे वो हम पर शासन किए और किस तरीके से 1857 जैसे 2023 चल रहा है, 2024 बस दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है, बस आने का इंतजार कर रहा है। उसी तरीके से एक ईयर था 1857 जिसमें काफी लड़ाई हुई थी ब्रिटिश और इंडियंस के बीच में। उनको इस चैप्टर में हम देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से उस समय हमारे जो सैनिक थे बहुत ही वीर थे, अभी भी हैं वीर, तब भी थे। ठीक है, किस तरीके से उनसे लड़ाई किए, उनके पास अच्छे तरीके के हथियार थे, फिर भी अपने छोटे मोटे हथियारों से इंडिया ने उनसे लड़ाई की। ठीक है, तो चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, पूरी तरीके से कंसंट्रेट रहिए भाई। द ब्रिटिश राज एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, तो ये जो अपना चैप्टर है बहुत ही ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है 4-5 पेज का। तो इसको 2 वीडियो में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आज फर्स्ट रहेगा, कल सेकंड, और कल ये अपना वीडियो, कल अपना ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो छोटा सा चैप्टर है, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, मजेदार है, जिसमें हम लोग ब्रिटिश राज के बारे में पढ़ेंगे कि ब्रिटिशर्स किस तरीके से हम पर रूल किए, और दूसरा देखेंगे किस तरीके से 1857 की लड़ाई हुई। रिवोल्ट मीन्स लड़ाई। चलते हैं, यहां पर एक लगा हुआ है मैप और इधर हमने कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन चलते हैं, तुम्हारे पूरी बुक की ही लाइन है। अर्लियर इंडिया वॉज अ वेरी प्रॉस्परस कंट्री। कह रहे हैं इंडिया एक जमाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री था। वर्ल्ड का पहला, मतलब वर्ल्ड का सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कंट्री था। इंडिया नंबर 1 पे आता था। प्रॉस्परस मीन्स पैसा, रुपया, धन संपत्ति में बहुत आगे था। It was known all over the world for its wealth and goods like spices, cotton and silk cloths, precious stones and metal. ये पूरी दुनिया में विख्यात था कि भारत जो है, भारत में अच्छे तरीके के भारत में अच्छे तरीके से स्पाइसेस रहते हैं, स्पाइसेस मसाले, कॉटन रुई, सिल्क के क्लॉथ यहाँ पे अच्छे रहते हैं, अच्छे अच्छे स्टोन्स पाए जाते हैं, मेटल्स पाए जाते हैं। These articles were in great demand in European market. और इन आर्टिकल्स की, स्पाइसेस की, कॉटन की और ये अपने सिल्क क्लॉथ की बहुत ज्यादा डिमांड होती थी यूरोपियन कंट्रीज में, यूरोपियन मार्केट में, क्योंकि वहां ये चीजें नहीं होती थी। इंडिया हैड ट्रेड रिलेशन विद द अरब्स, द ग्रीक्स एंड द रोमन्स इन द पास्ट। इंडिया पहले भी पहले भी ट्रेड रिलेशन चलते थे, पहले भी जो ये होते हैं इंटरनेशनल रिलेशन होते हैं, दूसरे देश से जो रिलेशन होते हैं, हमारे सामान वहां जाते हैं, उनके सामान हमारे यहाँ आते हैं। इस समय होता है ना कि इंडिया के सामान एक्सपोर्ट होकर के अमेरिका जाते हैं, वहां से कुछ इंपोर्ट होकर के यहाँ आता है। तो पहले भी इंडिया अरब्स के साथ, अरब, ग्रीक और रोमन्स के साथ अपने ट्रेड रिलेशन करता था। द पोर्तुगीज, ध्यान रखना, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट एमंग द यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर अ ट्रेड। जो पोर्तुगीज थे, ध्यान रखना, यूरोपियन कंट्रीज में कई सारी कंट्रीज आती हैं। ये पुर्तगाल भी है अपना, ये अपना ब्रिटिशर्स हैं, इंग्लैंड, यूके, ये भी क्या है, यूरोपियन कंट्रीज में ही आते हैं। तो यूरोपियन कंट्रीज में सबसे पहला जो कंट्री था पुर्तगाल, और पुर्तगाल के रहने वाले थे पुर्तगीज लोग। ठीक है, जैसे इंडिया के रहने वाले लोग को इंडियन कहते हैं, वैसे पुर्तगाल के रहने वाले पुर्तगीज हैं। तो पुर्तगीज पहले यूरोपियन थे जो कि इंडिया में आकर के ट्रेड किए, यहां पर व्यापार किए। ड्यू टू द बैटल, व्यापार करने का मतलब है कि वहां के सामान कुछ ला करके यहां बेचे, यहां के सामान ले जाकर के वहां बेचे, यही है व्यापार। ड्यू टू द बैटल बिटवीन द टर्किश अंपायर एंड यूरोपियन कंट्रीज, इट वॉज फाउंड वेरी डिफिकल्ट टू कीप ट्रेड विद इंडिया। लेकिन होता क्या है कि टर्किश एम्पायर, देखो ये टर्की है, ये क्या है अपना टर्की है, ये टर्की है, देखो लिखा हुआ है टर्की, और ये यूरोप है। ठीक है, अब यूरोप जो है वो इंडिया से ट्रेड करता था, ये अपना इंडिया है। तो यूरोप क्या करता था, इसी रास्ते से आ जाता था
टर्की से होता हुआ इंडिया में घुसता था और यहां से ट्रेड करके वापस यूरोप चला जाता था। ठीक है, तो इस तरीके से ट्रेड उसका चलता था। लेकिन हुआ क्या, टर्किश अंपायर से इसकी लड़ाई हो गई, टर्किश अंपायर से बॉक्सिंग हो गई इसकी। और जब बॉक्सिंग हो गई तो टर्की ने कहा भाई साहब अब कोई नया रास्ता तलाश लो, अब हम तुमको घुसने नहीं देंगे इधर से, अब अपने लैंड से हम तुमको जाने नहीं देंगे, खाना पानी बंद हम लोग का, लड़ाई किए ना तुम, अब झेलो। अब यूरोप जाए तो जाए कैसे, यूरोप के लिए बड़ी दिक्कत हो गई इंडिया में घुसने की, इंडिया में आने की। ये पोर्तुगीज बड़े ही परेशान हो गए कि किस तरीके से बहुत ही अच्छा व्यापार चल रहा था, लेकिन टर्की से लड़ाई करके बहुत बड़ी गलती हमने कर दी। सो दे बिगैन टू सर्च न्यू सी रूट्स टू इंडिया। तो वो क्या हुए, तो फिर पुर्तगीज नए सी रूट तलाशने लग गए कि किस तरीके से हम इंडिया पहुंचे। चलो भाई देखते हैं। अब ये भाई साहब हैं वास्को डगामा और ये है इनकी प्यारी सी नाव, इसी से इन्होंने सी रूट ढूंढ लिया। ये वास्को डगामा देख रहे हो, पगड़ी वगड़ी पहने हुए हैं, ये हाथ में मैप लिए हुए हैं, मैप में देख करके आ रहे हैं। इनके गले में लगा हुआ है क्रॉस, तो पता चल रहा है ये क्या है, किस रिलीजन के हैं ये क्रिश्चियन। इन्हीं का भी त्योहार था कुछ दिन पहले, मैरी क्रिसमस ना भाई। तो ये देखो अपना नाव लेकर के चल पड़े हैं इंडिया को खोजने के लिए सी रूट से। इट वॉज वास्को डगामा अ पोर्तुगीज सेलर हु डिस्कवर्ड द सी रूट टू इंडिया। तो वास्को डगामा पहले पोर्तुगीज सेलर हुए हैं, पहले व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इंडिया की खोज की थी समुद्री रास्ते से। तो इन्होंने रास्ता कैसे खोज निकाला, ये देखो, ये यूरोप है और ये अपना इंडिया है। तो यूरोप से ये किधर गए, इस तरीके से, यहां देखो एरो बना हुआ है, यहां से ये आए यहां पर, फिर इस तरीके से पहुंचे केप ऑफ गुड होप, साउथ अफ्रीका का सदर्न मोस्ट पॉइंट, केप ऑफ गुड होप पहुंचे। फिर यहां से होते 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 ये अफ्रीका के बगल बगल से निकलते हुए इंडिया के केरला में पहुंचे हैं, इंडिया के केरला स्टेट में पहुंचे हैं। दिख रहा है कि दूसरा ब्लैक पेन यूज करें, ये देखो रहा यूरोप। यहां से ये अपनी नाव लेकर के इधर से चलते हैं सी रूट से, और क्योंकि भाई इधर है टर्की, टर्की ने मना कर दिया था कि अब हम तुमको जाने नहीं देंगे, तो ये इधर से होते हुए गए। ये देखो एरो बना हुआ है, वो येस टू इंडिया, मतलब इंडिया की यात्रा कर रहे हैं। और केप ऑफ गुड होप पर ये रुके और उसके बाद ये इस तरीके से होते हुए इंडिया के केरला, कैलीकट केरला में ये पहुंच करके वहां फिर अपनी बातचीत की कि यार इंडिया वालों भूल तो नहीं गए, हम वही हैं जो टर्किस के रास्ते से आते थे, तुर्की के रास्ते से आते थे, भूल तो नहीं गए। तो इंडिया वालों ने कहा नहीं, भूले नहीं है तुमको, व्यापार फिर शुरू करते हैं। तो फिर इस तरीके से घूम घाम के जाते थे। ठीक है, लड़ाई ना होती तो इनका रूट छोटा था, लेकिन लड़ाई हो गई तो अब इनको ज्यादा दूर तक ट्रैवल करके जाना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रहा बात। चलो भाई आगे क्या लिखा है, इट वॉज वाया केप ऑफ गुड होप द सदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ साउथ अफ्रीका। तो ये जाने का रास्ता इन्हें किधर से है, केप ऑफ गुड होप। देखो तुम्हारी बुक में इस तरीके का डायग्राम वगैरह नहीं दिया हुआ है, इसमें अब डायग्राम से तुम अच्छे समझ गए कि टर्की कहाँ है, इंडिया कहाँ है, यूरोप कहाँ है। सामने से क्यों नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे टर्की लेके खड़ा है राइफल कि आओ बेटा दाग देंगे तुम्हारे ऊपर। ठीक है, तो इधर से घूम घाम के ही जा रहे हैं। ठीक है, रूट देख लो। ही लैंडेड इन इंडिया एट कैलीकट केरला इन 1498। तो ये इंडिया के कैलीकट केरला में 1498 में लैंड कर गए। थस दो बाई चांस ही ओपन द रूट फॉर हिज कंट्री टू कैरी ऑन ट्रेड विद इंडिया। तो बस चांस, बाई चांस कहते हैं ना, ये तो बाई चांस हो गया, ये तो हमने चाहा नहीं था। वास्को डगामा ऐसे ही घूमते घामते पहुंच गए। ठीक है, इनको लगा नहीं था कि हम इंडिया को खोज लेंगे। भाई सी इतना विशाल होता है, समुद्र इतना विशाल होता है, उसका ओर छोर दिखता नहीं है। तो इन्होंने जो काम किया था ये बाई चांस ही हो गया था। ईश्वर की इन पे काफी कृपा दृष्टि थी कि इनको इंडिया मिल गया, वरना ये समुद्र में मिल जाते किसी शार्क से। ठीक है, हो सकता था भाई। ठीक है, तो बाई चांस इन्होंने एक सी रूट खोल दिया इंडिया तक पहुंचने का और इंडिया से ट्रेड करने का। आगे चलते हैं भाई। इन फैक्ट द पोर्तुगीज ट्रेडर्स हैड अ वेरी बैड फीलिंग्स फॉर इंडियन। पोर्तुगीज के जो ट्रेडर थे उनकी इंडिया से जमती थोड़ा कम थी। क्यों? दे फोर्स्ड इंडियंस टू फॉलो देयर रिलीजन।
ये इंडियंस को फोर्स करते थे कि तुम भाई साहब हमारे रिलीजन में आ जाओ, हमारे धर्म में आ जाओ, तुम क्रिश्चियन बन जाओ। फॉर ऑल ऑफ दीज रीजन्स दे वर नॉट लाइक्ड बाय द इंडियंस। इसलिए इंडिया उनको लाइक नहीं करता था। जो इंडिया के रहने वाले लोग थे वो उनको लाइक नहीं करते थे। यार ये तो गलत बात है, अरे यार तुम व्यापार करने आए हो, व्यापार करो, काम धंधे से मतलब रखो। क्यों? हम जिस धर्म में हैं हम सुखी हैं, हम उसी धर्म में अच्छे हैं, हम क्रिश्चियन नहीं बनना चाहते। तो इसलिए थोड़ा सा पोर्तुगीज और इंडियंस में थोड़ी सी नोकझोंक चलती थी। अब आगे, बाय द एंड ऑफ 16th century, some rich British traders got permission from Queen Elizabeth to trade with India। अब ध्यान रखना, अब ब्रिटिशर्स का रोल आ रहा है। ब्रिटिशर्स कौन है? ये भी यूरोपियन है, ये भी यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसके ये भी कंट्री है। जिस तरीके से पुर्तगाल है, पुर्तगाल के लोग पहले आए इंडिया में ट्रेड किए, और जब ब्रिटिश देखे कि यार ये तो हमारा पड़ोसी ही था, इंडिया में जाकर के इतना अमीर होता जा रहा है, तो ब्रिटिश क्या कहे कि चलते हैं हम भी देखते हैं कि इंडिया इतना प्रॉस्परस है, कुछ हम भी ले आए और थोड़ा सा हम भी क्या हों, अमीर। तो एक क्वीन एलिजाबेथ से परमिशन लेकर ब्रिटिशर्स चल देते हैं। दे फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, और इंडिया में आकर के ये ईस्ट इंडिया कंपनी बना देते हैं। दे एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एट सूरत, और सूरत में ये सबसे पहली ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या करते हैं, उद्घाटन कर देते हैं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की फोटो लगी हुई है। लेटर दे एस्टेब्लिश्ड वेरियस सेंटर एट चेन्नई, कोलकाता एंड मुंबई। दे ऑल्सो बिल्ड फोर्ट्स एंड मेंटेन्ड आर्मीज एट दिस सेंटर। तो ये मतलब काफी दिमाग वाले थे ब्रिटिशर्स, काफी इनके पास सेना थी। तो ये अच्छे क्या किए, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई में अलग अलग जगह अपने सेंटर खोल दिए, और ये किला बनवाए, फोर्ट बनवाए, और वहां पे आर्मीज को भी इन्होंने क्या किया, रिक्रूट किया। आर्मी भी वहां रहने लगी। डिस्प्यूट बिटवीन, अब तुमको लग रहा हो सर पुर्तगाल वाले कहां गए, पोर्तुगीज जो उनके पड़ोसी थे जिनको देख करके ब्रिटिशर्स आए, तो इनके बीच में अब लड़ाई झगड़ा शुरू होने लगी। ठीक है, कि इंडिया को हम लूटेंगे, वो कह रहे हैं इंडिया को हम लूटेंगे, वो कह रहे हैं इंडिया को हम लूटेंगे। तो इन दोनों में लड़ाई होना शुरू हो गया। डिस्प्यूट बिटवीन द ब्रिटिश एंड द अदर यूरोपियन ट्रेडिंग ग्रुप कंटिन्यूड, और इनके बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा। द ब्रिटिश wanted to earn more and more profit, so they began to disobey the rules which were laid down by the Indian rulers। तो जितने भी और ये पोर्तुगीज थे या और भी जितने यूरोपियन नेशन आए थे यहाँ पे ट्रेड करने, वो धीरे धीरे करके भाग गए। ब्रिटिशर्स ने उनको भगा दिया। अब ब्रिटिश क्या कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को गेन करना चाह रहा है, तो धीरे धीरे करके क्या करे, ये इंडियन रूलर्स जो हैं, इंडिया के राजा महाराजा जो हैं, उनके रूल्स को डिसओबे करने लग गए। उनकी आज्ञा को पालन नहीं करते, वो जो कहते थे उसको नहीं मानते थे ब्रिटिशर्स। नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला, ये फोटो लगी है। नवाब सिराजुद्दौला, हु वाज द रूलर ऑफ बंगाल एट दैट टाइम, ऑर्डर्ड देम टू रिमूव देयर गन्स फ्रॉम देयर फोर्ट्स इन कोलकाता। ये कोलकाता के राजा हुआ करते थे, बंगाल के उस समय राजा हुआ करते थे। नवाब सिराजुद्दौला इनका नाम था, और इन्होंने क्या कहा कि कोलकाता के किले से आप अपनी गन्स हटा लीजिए, आप अपनी गन्स को हटा लीजिए, वहां से आर्मी को अपने हटाइए। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू कैरी आउट हिज ऑर्डर्स, और ब्रिटिश ने इनके ऑर्डर को मानने से मना कर दिया। द ब्रिटिश डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट सिराजुद्दौला, और सिराजुद्दौला और ब्रिटिश में क्या हुई, जम की लड़ाई हुई। द वॉर वॉज फॉट एट प्लासी इन 1757। 1757 में सिराजुद्दौला और ब्रिटिश के बीच में प्लासी एक जगह है, वहां पर बहुत बड़ा युद्ध होता है। सिराजुद्दौला लॉस्ट द वॉर एंड द ब्रिटिश बिकेम मोर पावरफुल। सिराजुद्दौला उस समय के बहुत ही पावरफुल राजा हुआ करते थे, लेकिन वो इस युद्ध में हार गए, और युद्ध में हारने के बाद ब्रिटिशर्स जो है वो और पावरफुल हो गए। इन 1764 द ब्रिटिश डिफीटेड द मुगल एम्परर शाह आलम एट बक्सर। ठीक है, बक्सर में उस समय एक राजा हुआ करते थे मुगल एम्परर शाह आलम, तो 1764 में ब्रिटिश ने उनको भी हरा दिया। 1765 शाह आलम ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा टू द ब्रिटिश। अब जब शाह आलम हार गए तो 1765 में इन्होंने दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार और ओडिशा को ब्रिटिश के हाथ में दे दिया कि आप इसको लीजिए, मैं हार गया। द ब्रिटिश अप्लाइड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल।
देखो डिवाइड एंड रूल ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी थी, वो ये कि इंडिया के जो राजा महाराजा हैं इनको आपस में ही लड़ा दिया जाए, और जब आपस में लड़ा दिया जाएगा तो उनका फायदा होगा। ठीक है, जैसे किसी भी स्टेट को, मतलब किसी भी जगह, कोई भी एक जगह है, मान लो जगह ए, ठीक है, ए एक प्लेस है, इसमें रहने वाले 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कुछ लोग हैं, और ये जगह को कब्जाना है, इस जगह पर तुम्हें रूल करना है। तो क्या करना पड़ेगा कि इन सब में क्या करवा दो, लड़ाई झगड़ा करवा दो, इनकी बुराई इनसे करो, इनकी बुराई इनसे करो, कहो कि अरे यार तुम्हारे बारे में वो ऐसा कहता था, तो वो तो ऐसा कह रहा है, तुम इतने अच्छे हो, और उनसे जाकर के उल्टी बात कहो। मतलब इन सब के बीच में क्या हो जाए, लड़ाई हो जाए। इसी को कहते हैं डिवाइड एंड रूल। जब ये आपस में ही लड़ करके मर जाएंगे तो जो सामने वाला रूलर्स है, जो सामने वाला ब्रिटिशर्स है, वो आकर के इस पूरे के पूरे एरिया को कब्जा कर लेगा। यही था डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। ठीक है, एंड सप्रेस्ड मेनी रीजनल रूलर्स, और बहुत सारे रूलर जो वहां के हैं सबको सप्रेस किया, सबको हरा दिया। दे एक्सप्लॉइटेड पीपल ऑफ इंडिया सोशली एंड इकोनॉमिकली। With the passage of time, the British defeated पेशवा of मराठा, सिख ऑफ पंजाब एंड टीपू सुल्तान। तो धीरे धीरे करके जो ब्रिटिशर्स हैं वो सोशली, मतलब सामाजिक रूप से और पैसे के रूप में, दोनों के रूप में इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया, इंडिया का शोषण किया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, महाराष्ट्र के जो पेशवा, महाराष्ट्र में जो लोग पेशवा मतलब वहां के जो राजा थे वो पेशवा थे, तो उनको हराया। फिर पंजाब में जो सिख रहते थे उनको हराया, और टीपू सुल्तान, इन सभी को हरा दिया ब्रिटिशर्स ने। ग्रेजुअली द ब्रिटिश सक्सीडेड इन कैप्चरिंग वेरी लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे करके ब्रिटिश क्या हुआ, पूरे के पूरे मतलब भारत के ज्यादातर पार्ट में क्या कर लिया, अपना कब्जा कर लिया। दे साइंड ट्रीटीज with the kings who accepted the British supremacy। कुछ ऐसे भी राजा थे जो जान गए थे कि भाई साहब अब अपनी राज्य इनको सौंपने से अच्छा है कि इनसे कुछ संधि कर लिया जाए, कि ठीक है हम आपकी सुप्रीमेसी को मानते हैं, आप ही राजा हैं, थोड़ा सा हमको रहने दीजिए, हम नाम मात्र के राजा रहेंगे लेकिन रहने दीजिए, हम आपकी सुप्रीमेसी को मानते हैं, आप जब आएंगे तो आपको बढ़िया पनीर वाली सब्जी खिलाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कहे थे। Thus, the kings now were mere puppets in their hand। लेकिन ये जो राजा थे, जो उनकी सुप्रीमेसी को मान तो लिए थे, वो सिर्फ और सिर्फ वो राजा नहीं थे, वो पपेट्स थे, कठपुतली थे, कि उनको जो ब्रिटिश कहते थे उनको मानना पड़ता था। तो यहां तक हमारे चैप्टर का आधा पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। तो भाई साहब अब तुम्हारा काम क्या रहेगा कि जितना हमने पढ़ा दिया है इसकी अच्छी से रीडिंग कर लेना। कहीं कोई दिक्कत है, कोई वर्ड की मीनिंग नहीं पता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, उसको अंडरलाइन कर लेना, और शाम को इसकी अच्छी सी रीडिंग, शाम की अच्छी से समरी दे देना। एक काम तुम्हें और करना है, वो ये कि मैथ्स में जो अभी हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा है अलजेब्रा, उसमें क्योंकि नया है, कुछ दिक्कत है, तो उसमें क्या करो, एक्सरसाइज 14.1 वापस से, उसका वीडियो ज्यादा बड़ा नहीं है, उस वीडियो को दोबारा देखो और वापस से एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करो अपने मन से, देखो कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। तो ये जो रिमेनिंग 4 दिन है इसमें एक एक्सरसाइज रोज करोगे तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, और जो दिक्कत आ रही वो हमसे पूछ भी लोगे, जिससे कि संडे को टेस्ट जो होगा उसमें तुम्हें दिक्कत ना बने। ठीक है, तो ध्यान रखना, तुम्हारा काम क्या रहेगा, एक तो सोशल साइंस में जो पढ़ाया है उसको देख लेना, उसकी रीडिंग कर लेना, और शाम को हमें समरी दे देना। और दूसरा काम रहेगा ये जो मैथ्स का एक्सरसाइज 14.1 रहेगा, इसको कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए अपनी इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।